हाय, तो हम लोग देख रहे थे विज़न मंथली मैगज़ीन। तो हम लोग ने नवंबर की स्टार्ट करी थी, तो पॉलिटी के जो शॉर्ट टॉपिक है वो हम कर रहे थे, तो उसको आगे करेंगे। एक लॉन्ग बचा हुआ है लेकिन हम करेंगे पूरे। आप ये टेंशन नहीं लेना कि हम कुछ छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले हम देख रहे हैं शॉर्ट टॉपिक, तो पुलिस आयुक्त प्रणाली देखेंगे। इससे ऊपर तक का हमने कल किया था। कमिश्नरेट सिस्टम पीसीएस क्या होता है। आगरा, गाज़ियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। तो आगरा, गाज़ियाबाद और प्रयागराज इनमें क्या है, पुलिस आयुक्त प्रणाली है। पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, बेहतर पुलिस व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो ये जो पुलिस आयुक्त प्रणाली है, इसको स्थापित करने का निर्णय देखा जाता है अगर जनसंख्या वृद्धि क्या है, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, ये सब देखकर ध्यान में रखकर इसको स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। यह प्रणाली लागू करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के नियमों के अनुसार उपयुक्त जिलों को महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा। तो अगर ये प्रणाली लागू करनी है तो उससे पहले जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है उसके नियमों के अनुसार जिलों को पहले महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा, तब ये प्रणाली लागू कर सकेंगे। इससे पहले लखनऊ और नोएडा तथा इसके बाद कानपुर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो पहले लखनऊ, नोएडा और उसके बाद कानपुर और वाराणसी में ये प्रणाली स्थापित की गई थी। तो देखिए है क्या ये पुलिस आयुक्त प्रणाली। पुलिस आयुक्त प्रणाली पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। इसमें देखिए जो पुलिस आयुक्त होता है वो एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है, मेन होता है, ठीक है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो पुलिस आयुक्त होता है वो क्या होता है, पुलिस बल की जो कार्यप्रणाली होती है उसके लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल होता है तथा राज्य सरकार एवं राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है या राज्य पुलिस प्रमुख है उसके प्रति जवाबदेह होता है पुलिस आयुक्त। इसमें सीपी के पद पर उप महानिरीक्षक या उसके ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसे विशेष संयुक्त अपर उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो जो सीपी पुलिस आयुक्त है उसके ऊपर उप निरीक्षक होता है, ठीक है, या उसके ऊपर के रैंक वाले अधिकारी होते हैं। अ, इसके बाद ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी, सीआरपीसी अधिनियमों की धारा 144 लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्यवाही शुरू करने की शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसा जो पुलिस अधिकारी होता है उसके पास मतलब अगर निवारक गिरफ्तारी मतलब अपराधों से पहले किसी को गिरफ्तार करना, सीआरपीसी अधिनियमों की धारा अगर 144 लागू करना है, तो इन सब की उसके पास शक्तियाँ होती हैं। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो पद होता है उसको देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। ये शक्तियाँ विनियमन, नियंत्रण, लाइसेंसिंग से संबंधित है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होती है विनियमन, नियंत्रण, लाइसेंसिंग की जो शक्तियाँ हैं वो इसको होते हैं। पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो देखिए पुलिस सुधारों पर अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। उन्होंने क्या है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कहा था कि पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की जाए। अब देखिए दोहरी कमान प्रणाली क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं अ, दोहरी डुअल कमांड सिस्टम, ठीक है। पीसीएस का पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने देखा ही था। अब डुअल कमांड सिस्टम क्या है, दोहरी कमान प्रणाली। इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को साझा करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दोहरी कमान है और पुलिस आयुक्त प्रणाली में एकीकृत कमान है, ये ध्यान रखिए जो पुलिस आयुक्त है। और दोहरी में क्या है, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक होता है, शक्ति और जिम्मेदारियों को आपस में साझा करता है। डीएम को गिरफ्तारी, वारंट, लाइसेंसिंग जारी करने का अधिकार दिया जाता है। तो डीएम को ये अधिकार होते हैं गिरफ्तारी, वारंट, लाइसेंसिंग जारी करने का अधिकार, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तार करने की शक्तियाँ जिम्मेदारी होती है। तो उसके पास एसपी के पास होता है कि अपराध की जांच करे, गिरफ्तारी करे। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये जो व्यवस्था थी दोहरी कमान प्रणाली, इसको मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन कम हो और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए, मतलब जो पुलिस है वो डीएम के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, जवाबदेह हो, उसके लिए स्थापित की गई थी प्रणाली। तो ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आप ध्यान रखिए। ये दोहरी कमान प्रणाली और पुलिस आयुक्त प्रणाली एकीकृत पुलिस कमान संरचना होती है। अब और कहाँ-कहाँ ये लागू हुई थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया आधार नियमों में संशोधन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आधार रूल अपडेटेड। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में कुछ संशोधन किया है। संशोधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करेंगे।
ठीक है, मतलब अगर आपका नामांकन हुआ है आधार के लिए तो 10 मतलब उसके बाद 10 वर्ष अगर 10 वर्ष हो जाते हैं तो जो भी जिसके पास आधार है वो मतलब अपडेट करेगा, मतलब सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करेंगे जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको। संशोधन से केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित होगी। संशोधन से क्या होगा, देखिए जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी है जिसमें मतलब सबका रखा जाता है पहचान डेटा, तो उसमें क्या है कि जो जानकारी है वो अपडेट होती रहेगी, उसकी सटीकता सुनिश्चित होगी। CIDR एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। ठीक है, एक डेटाबेस है मतलब जिसमें डेटा रखा जाता है, जिसमें आधार धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबर, मतलब जितने आधार नंबर है वो, और ऐसे व्यक्तियों की करस्पॉन्डिंग जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी होती है। तो CIDR में हमारी जानकारी बायोमेट्रिक जानकारी होती है। तो बस ये संशोधन क्या है कि 10 साल में क्या है एक बार अपडेट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022, देखिए CIDR का फुल फॉर्म था सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी, CIDR जो मैंने बताया था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे थे, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। देखिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए लॉ और जस्टिस साथ में जुड़े हुए वर्ड है ना, तो ऐसे याद रख लीजिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक स्वतंत्र बहुविषयक संगठन है। ये एक स्वतंत्र और बहुविषयक संगठन है। ये संगठन ज्ञान उत्पन्न करने, जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने हेतु कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, मुख्य निष्कर्ष क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में लगातार 5वें वर्ष वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। तो इसमें देखिए गिरावट हो रही है, एक जो चिंता की बात है। इस सूचकांक में भारत 140 देशों में 77वें स्थान पर है। ठीक है, तो इंडेक्स में पहले कौन निकालता है ये ध्यान रखिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भारत का स्थान 77वां 140 देशों में, डेनमार्क सूची में शीर्ष पर है। वर्ल्ड जो जस्टिस प्रोजेक्ट की परिभाषा के अनुसार कानून का शासन कानूनों, संस्थाओं, मानदंडों और सामुदायिक प्रतिबद्धता की एक टिकाऊ प्रणाली है जो निम्नलिखित सार्वभौमिक सिद्धांत प्रदान करता है। तो कुछ के सिद्धांत है वो ध्यान रखें। उत्तरदायित्व, कानून के तहत सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी इसमें शामिल है। ठीक है, उत्तरदायित्व होना चाहिए। न्याय संगत कानून होने चाहिए, अर्थात ऐसा कानून जो स्पष्ट, प्रचारित, स्थित और समान रूप से लागू होता हो और जन अधिकारों को सुनिश्चित करता हो। ठीक है, तो न्याय संगत कानून होना चाहिए। ओपन गवर्नमेंट, अर्थात सुलभ, निष्पक्ष और कुशल प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कानून को अपनाया तथा प्रशासित, अधिनिर्णित या लागू किया गया, ओपन गवर्नमेंट होना चाहिए। सुलभ और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं सिद्धांत, वो आप ध्यान रखिए। अर्थात सक्षम, नैतिक, स्वतंत्र प्रतिनिधियों तथा तटस्थ पक्षकारों द्वारा समय पर न्याय की सुलभ उपलब्धता, ऐसे प्रतिनिधियों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं और वे जिन समुदाय की सेवा करते हैं उनके स्वरूप को दर्शाते हैं। ठीक है, तो उत्तरदायित्व होना चाहिए, न्यायसंगत कानून, ओपन गवर्नमेंट, सुलभ और निष्पक्ष न्याय, ये 4 इसके सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।